हाँ जी बेटा, केस 1 पहले करते हैं, हम करने लगे हैं सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। तो सपोज करो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन, ये एक तरह से कैश अकाउंट है, तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन आपको इधर दी होगी। सपोज करो आपको सामने दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, कितनी दी हुई है, सपोज करो 72,000। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन आपको सिर्फ क्या गिवन है, टू सब्सक्रिप्शन। मतलब आपने इतनी रिसीव की, तो आप क्या करोगे, आप जब बनाओगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे एन एक्सट्रैक्ट। अगर उन्होंने आपको सिर्फ इसी को शो करने को बोला है तो आप इसको इधर लिख दोगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितनी, 72,000, बस दैट्स ऑल। ये वो केस है जिस केस में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, ठीक है। उसके बाद करते हैं जी केस 2। सपोज करो केस 2 में आपको क्या दिया हुआ है, ऐसे ही आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और यहां पर आपको गिवन है टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितनी गिवन है, सपोज करो 1,40,000, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर 2013 एंड 14। और आप ये अज्यूम करो कि आपने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक, फॉर ईयर एंडिंग, सपोज कर लो 31 मार्च 2013 का प्रिपेयर करना है, ये अज्यूम करते हैं। अब 31 मार्च 2013, ठीक है, तो 31 मार्च 2013 तक का आपने प्रिपेयर करना है। आपने जो सब्सक्रिप्शन 1,40,000 की रिसीव की है, इसमें जो 10,000 की सब्सक्रिप्शन है, ब्रैकेट ये जो आपने अगले साल की अभी रिसीव कर ली है, तो ये इस साल की इनकम में तो काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ये इस साल की इनकम में काउंट नहीं होगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इधर लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और जब आप यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखोगे, आप कितनी लिखोगे, 1,40,000। अब रूल क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या P&L अकाउंट जो भी बनाना है, उसमें करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के एक्सपेंसेस के साथ ही मैच करना है। तो इस 1,40,000 में 10,000 तो आपकी पिछले साल की होगी ना, तो अगर वो पिछले साल की होगी तो वो तो लेनी नहीं, तो लेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस। वो थोड़ी अब अगले साल की इनकम थोड़ा ना इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे, यहां से हम 10,000 लेस कर देंगे, तो यहां आ गया 1,30,000। और जब इस साल की आपकी बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट भी बनेगी इस साल की, कौन सी वाली बैलेंस शीट, एज एट 31 मार्च 2013 वाली जो बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट में इधर एसेट्स है और इधर आपकी लायबिलिटीज है, ठीक है। तो आपकी जो इनकम आपने एडवांस में रिसीव कर ली, आप खुद सोचो वो आपकी एसेट होगी कि लायबिलिटी होगी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नेचुरली वो आपके लिए लायबिलिटी होगी, तो वो इधर शो होगी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितनी, 10,000, वो आपका यहाँ शो होगा। ये आपके दो केस हो गए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट करते हैं आपका केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 में सपोज करो, ज्यूम करो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरफ दी हुई है टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और ये सब्सक्रिप्शन आपको कितनी दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये सब्सक्रिप्शन आपको हमने बनाना था 31 मार्च 13, मतलब 31 मार्च 13, मतलब ये साल कौन सा हुआ, 2012-13 वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे डिटेल दी हुई है 2011-12 की कितनी, ठीक है, 2012-13 की कितनी, और 2013-14 की कितनी। अब जरा मेरी बात प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो आपको डिटेल नहीं गिवन, सपोज करो
ठीक है, और आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है 1,52,000, सपोज ऐसे गिवन है, टू सब्सक्रिप्शन 1,52,000, और आपको इसके अलावा कोई डिटेल नहीं गिवन, ऐसा कुछ नहीं गिवन, सम सिर्फ गिवन है टू सब्सक्रिप्शन 1,52,000। तो अगर आपको ना अकाउंट के अंदर ना अकाउंट के बाहर, अकाउंट के बाहर कहाँ, नीचे ए बी सी डी करके एडजस्टमेंट होती है ना, वहां अगर आपको कहीं पर भी, ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई एडजस्टमेंट ना गिवन हो, तो हमने यही मानना है कि यही सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम इस साल की थी, और आपने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आपने उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस इनकम को शो कर देना है, ठीक है, कि बाय सब्सक्रिप्शन 1,52,000, ठीक है। पर ये तो फिर हमारा केस ये वाला ही हो गया, यहीं पर मैंने यही दिया था बाय सब्सक्रिप्शन। अब इस केस को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो क्या किया, सपोज करो कि पेपर डालने वाले ने आपको इसकी बाइफर्केशन बता दी, 12,000, 1,24,000 और 16,000। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो इस साल, क्योंकि ये तो इस साल का कैश अकाउंट है, कि जितनी हमने इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव की, उस सब्सक्रिप्शन में इस साल का सिर्फ हमने 1,24,000 ही रिसीव किया। तो उसूल क्या कहते हैं कि आपने इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इस साल की ही इनकम शो करनी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या, एडजस्टमेंट कोई नहीं गिवन, अभी मैंने इस केस 3, अभी तक मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस दिए मैंने उसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं दी, अभी मैंने बस यही दिया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या गिवन है। अब आप जब इस सम में अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आप इधर बाय सब्सक्रिप्शन लिखोगे, तो आपने तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2013 का बन रहा है ना, ठीक है, तो 31 मार्च 13 मतलब ये 12-13 वाला साल, तो करंट ईयर की इनकम तो 1,24,000 ही हुई ना, तो यहाँ पे 1,24,000 ही शो होगा। कितना शो होगा, 1,24,000। अब सवाल है इन दोनों का क्या करना है। आप मेरी बात ध्यान से समझो, अगर यहाँ पर ये कुछ भी ना गिवन होता, सिर्फ गिवन होता टू सब्सक्रिप्शन, हमें और कुछ ना पता होता, तो मैं यही मानते यही इस साल की इनकम है, मैं पूरा 1,52,000 दे देती, यहाँ पर 1,52,000 लिख देती 24 की जगह। पर अब अगर आपको पेपर में टीचर ने या एग्जामिनर ने डिटेल बता दी है उसकी, तो अब जब आपको पता है कि इस 1,52,000 में कोई अगले साल का, आने वाले साल का अमाउंट भी है, इस साल का भी है, पिछले साल का भी है, तो फिर तो अब आपको जब डिटेल पता है, फिर आप कैसे 1,52,000 सारा इस साल की इनकम में ले जाओगे। फिर तो आप इसमें से वही चीज उठा के इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाओगे जो एक्चुअली इस साल की इनकम। तो एक्चुअली इस साल की इनकम इसमें से सिर्फ 1,24,000 है। अब बात ये है कि अब बाकी दो का क्या करें, तो बाकी दो जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में। एक सपोज करो आपकी बैलेंस शीट बनेगी एज एट 31 मार्च 2012। अब मैं छोटा छोटा बना रही हूँ, जगह कम है, ठीक है। एक तो आपकी ये वाली बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है, 31 मार्च 2012 की, ठीक है। तो जो आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2012 की बनेगी, एक उसमें आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी, ठीक है, और एक आपकी बैलेंस शीट बनेगी, मैं इतनी सी जगह में ही बना रही हूँ अब, कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013। अब जो तो आपकी इस साल की बैलेंस शीट है, इस साल की बैलेंस शीट में अब आपने ये जो आपने काम किया ना, ये आपने इस साल किया है। इस साल आपने टोटल 1,52,000 रिसीव किया है, पर इस साल जो आपने टोटल 1,52,000 रिसीव किया है, इस 1,52,000 में 12,000 कोई पिछले साल की आउटस्टैंडिंग होगी, 11-12 की, यानी कि कुछ लोगों ने पिछले साल भी आपको नहीं दी होगी, तो फिर वो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बन के आई होगी ना, और आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होती है, तो आप क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक, या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी लिख सकते हो, कितनी, 12,000। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में 12,000 आउटस्टैंडिंग थी, तभी तो वो इस साल कैश में रिसीव हुई, ओके। तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट बनी, फिर मैंने बनाया अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने रिसीव कर ली, फिर मैंने साल के एंड में बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको इनकम में शो किया इस साल वाली को।
अब ये 16,000 तो मैंने इस साल रिसीव की ना, तो इस साल रिसीव की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। तो अगर ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो नेचुरली जो चीज जो इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लोगे वो तो फिर लायबिलिटी में आएगी ना, फिर 16,000 यहाँ आएगा। ये हो गया आपका केस नंबर 3। ओके, ये आपके 3 केस हो गए। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्स भी भेज दूंगी। ठीक है, अब आगे हम करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, अब केस नंबर 4 में अज्यूम करो कि आपको क्या दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा ऊपर बना लेती हूँ क्योंकि जगह बहुत लग रही है। ठीक है, आपको सपोज करो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करो जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट केस नंबर 4 में दिया हुआ है, उसमें आपको यहाँ पर दी हुई है 2 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और वो कितनी दी हुई है, 2011-12 की, 2012-13 की और 2013-14 की। ये कितनी कितनी दी हुई है, वही 12,000, 1,24,000 और 16,000। ये टोटल आपको 1,52,000 गिवन है। ये तो सेम वही हो गया जो पिछला केस था। फर्क क्या है, फर्क ये कि आपको यहाँ पर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लो या एडजस्टमेंट्स कह लो, कुछ भी कह लो, जो नीचे जैसे +1 में फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आपको नीचे एडजस्टमेंट्स नहीं दी होती थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, है ना, डेप्रिसिएशन, प्रोवाइड एनी प्रोविजन फॉर बैड डेट, ऐसे आपको इस सम में भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी। तो अब आपको सपोज करो यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2012 was ₹15,000। बस ये एक ही एडजस्टमेंट दी हुई। ठीक है, अब करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखो सम को। अगर मैं इसको ना भी देखूं इस एडजस्टमेंट को, तो इतने का क्या मतलब है कि टोटल कंपनी ने, सॉरी फर्म ने, क्लब ने, सोसाइटी ने इस साल 1,52,000 की रिसीव की, पर वो 1,52,000 प्योरली इस साल की इनकम नहीं थी। तो अब जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगी तो नेचुरली मैं छांटी करूंगी, मैं तो वही इनकम लिखूंगी ना जो इस साल की है। तो मैं उसूलन यहाँ पे लिखूंगी जब बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन लिख के यहाँ पे कौन सी वाली इनकम लिखूंगी, मैं तो इस साल वाली लिखूंगी ना बस। अब फिर वही चीज इस 1,52,000 में, क्योंकि अगली पिछली इनकम्स भी हैं, पिछले साल की, अगले साल की, तभी तो मैंने पूरा 1,52,000 इनकम में नहीं शो किया। जब आपको अलग अलग गिवन है तो छांटी करो ना, वही लेकर जाओ जो इस साल का है। मैं वो ले गई। अब सवाल है इन दोनों का क्या करें। तो जैसे पिछले सम में किया था कि ये 12,000 अगर इस साल रिसीव हो रही है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि ये पिछले साल नहीं रिसीव हुई होगी, दैट मीन्स कि ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगी। तो अब आप जब बनाओगे बैलेंस शीट, यहीं पर इकट्ठी बना देती हूँ, एक बैलेंस शीट एज एट 31st March 2012, ठीक है, और एक बैलेंस शीट एज एट 31st March 2013। ठीक है, ये दो बैलेंस शीट्स हो गई। अब क्या ट्रीटमेंट होगी, पिछले सम की ट्रीटमेंट की तरह अगर ये 12,000 इस साल रिसीव हो रहा है, इसका मतलब पिछले साल पक्का 12,000 आउटस्टैंडिंग होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा बन रहा है कि पिछले साल मेरा पक्का 12,000 आउटस्टैंडिंग होगा, और जो मैंने इस साल 16,000 एडवांस में रिसीव कर ली है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इधर लायबिलिटीज होती है ना, इधर एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो फिर ये इधर लायबिलिटीज में आएगी। ओ सॉरी, मैंने इधर लिख दी, ये इधर लिखनी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर आनी है 12,000, एसेट है ना। ठीक, और इधर आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 16,000। पर अब देखा जाए इस 15,000 का क्या मतलब है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 12, ये 31 मार्च 12 ही है, कहते 31 मार्च 12 को पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 थी। अब इससे मुझे इतना पता लग गया कि यहाँ मैंने 12 नहीं लिखना,
यहाँ मैंने तो मैंने पहले पेंसिल से लिखा था, मुझे पता था मैंने इरेज करना है, ठीक है। तो इससे मुझे इस लाइन से मुझे इतनी बात पता चल गई कि पिछले साल मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12 नहीं 15 थी। चलो मैंने 15 कर दी, ठीक है। अब इस साल ये 16,000 यहाँ आ गया, अब ये 3,000 का फर्क भी तो रह गया। बात समझो मेरी, प्लीज मेरी बात समझो ध्यान से, मैं शुरू से बताती हूँ। कुछ भी ना गिवन होता, कोई एडजस्टमेंट ना होती, टू सब्सक्रिप्शन 1,52,000 तो बाय सब्सक्रिप्शन 1,52,000 कहानी खत्म। पर ऐसा नहीं है, आपको 1,52,000 की डिटेल बता दी गई है। जब आपको डिटेल बता दी गई है तो आपने उसमें से वही चीज चुगनी है जो इस साल की है। तो इस चाहे मुझे इस साल इतना रिसीव हुआ है, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो करंट ईयर की इनकम आएगी, अगली पिछली नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ से इस साल की इनकम 1,24,000 उठाई और इधर लिख दी। अब सवाल है इन दोनों का क्या करना है। जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का पिछले साल वाला मैं अब रिसीव कर रही हूँ, इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो पिछले साल नहीं रिसीव हुआ होगा। अगर वो पिछले साल नहीं रिसीव हुआ होगा तभी तो आउटस्टैंडिंग होगा, तभी तो इस साल मिल रहा है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा। तो पिछले साल की आप बैलेंस शीट बनाओगे और उसकी एसेट्स में, यहाँ पे एसेट्स होती है ना, आप एसेट्स में यहाँ पर लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की कितनी 12। पर आपको एडजस्टमेंट की लाइन से पता लगा, वो कह रहे हैं कि इसको देखकर चाहे आपको लग रहा है कि 12, पर एक्चुअली पिछले साल आउटस्टैंडिंग 15 थी, तो आपने 15 लिखा। इसका ये मतलब हुआ, अब सुनना ध्यान से, इसका ये मतलब हुआ कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग 15 थी, 15 में से भी अभी 12 ही मिली है। मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, मे बी वो कोड नहीं बेचारे कर पा रहे होंगे, उनके घर पर कोई प्रॉब्लम होगी, या कुछ लोग टीट होते हैं, टाइम पर पैसा नहीं देते, कुछ लोग होते हैं ऐसे, या मे बी उनके घर में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। अभी भी 3,000 की सब्सक्रिप्शन पिछले साल वाली पेंडिंग है। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब एक और बात सुनो ध्यान से, मतलब मेरे को इतना पता चल गया कि 3,000 की मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। अब प्लीज सुनना ध्यान से, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग हो, +1 का P&L अकाउंट याद करो, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, चाहे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, चाहे इनकम आउटस्टैंडिंग है, हम आउटस्टैंडिंग को ऐड ही करते थे ना। और उसको ऐड, सपोज करो कि हम ये +1 का P&L अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो +1 के P&L अकाउंट में हमने यहाँ पे लिखा टू सैलरी 11,000, एड आउटस्टैंडिंग, चाहे मैंने अपने स्टाफ को 1,000 की सैलरी नहीं भी पे की, पर है तो इस साल की ना, तो एड आउटस्टैंडिंग 1,000 तो 12। एक रूल ना आपके दिमाग में +1 में पता नहीं फिट हो गया है कि आउटस्टैंडिंग तो जी ऐड ही होता है। नो डाउट आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, पर एक शर्त है, दैट मस्ट बी ऑफ करंट ईयर। अगर वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, फिर नहीं ऐड होना। हाँ, करंट ईयर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रह गया, चाहे आपने नहीं भी पे किया, करंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगी, चाहे आपने नहीं भी रिसीव की, वो ऐड होंगे। कारण रिसीव ना भी हुई इनकम तो क्या हुआ, है तो इस साल की ना, तो ऐड होगी। कहने को तो यहाँ पर भी 3,000 आउटस्टैंडिंग है, पर ये इस साल की इनकम थोड़ी है, इसीलिए 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग होते हुए भी इनकम में ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम नहीं थी, ठीक है। ये सिर्फ आपकी बैलेंस शीट में शो होगा कि आपका आउटस्टैंडिंग कितना है। तो यहाँ पे आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगी 3,000, ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि ये 2011-12 की है। बात क्लियर हुई? ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैसे मैंने मानना था कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 12 ही है, पर क्योंकि मुझे पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 12 दे दी है, तो मैंने कंपेयर की, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 15 है, तो मैंने इधर 15 लिखी, 15 में से फिर 12 मिल गई, 3 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। अब हम करेंगे केस 5, ठीक है। इसके जो ये केसेस अगर ये आपको समझ लग गए ना, तो फिर इसमें आपकी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। चलो अगला केस है, सपोज आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2011-12, 2012-13 और 2013-14, सपोज सेम ही रखते हैं, 12,000,
1,24,000 और 16 1,52,000। बस जो आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 2012 was 15,000 and as on 31st March 2013 was 20,000। ये फर्क है, समझना प्लीज बड़े ध्यान से। सॉल्यूशन हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग हम कौन सा शुरू से कर रहे हैं इसमें, ईयर एंडिंग 31st March 2013, ठीक है। ये आपने हर एक बार ऊपर लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब देखो, कहने को हमने इस साल कैश टू सब्सक्रिप्शन रिसीव 1,52,000 की है, पर हमने तो इस साल की इनकम लिखनी ना यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इस साल की हमारी इनकम कितनी है, हम इसमें से हमारी इनकम है 1,24,000। अब इसमें कुछ माइनस प्लस हमने अगला भी करना है, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं सपोज करो ये टोटल यहाँ पे, एक मिनट रुको, पीरियड खत्म होने वाला है। ये ना हम सीधा 1,24,000 उठाकर भी कर सकते हैं और 1,52,000 उठाकर भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीकों से कराती हूँ। चलो पहले मैं आपको सिर्फ 1,24,000 मैंने हर बार उठाया ना, उसी को उठा के बताती हूँ। हमने 1,24,000 इसी साल की इनकम उठानी है, अगली पिछली उठानी नहीं, क्योंकि वो इस साल की इनकम ही नहीं है। क्यों इसको यहाँ लेके आना, मैंने सीधा ही उठा ही सिर्फ क्या लिया, 1,24,000 उठा लिया, ठीक है। अब देखते हैं बाकी एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March, तो पुरानी बैलेंस शीट भी बना लें, ठीक है। पुरानी बैलेंस शीट, एक तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2012, ठीक है। एक बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 2013। अब देखो, इस साल की उठा ली। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 15,000 की थी, तो यहाँ पे एसेट्स में आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000, ठीक है। उसके बाद पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 15 थी, पर 15 में से आपने रिसीव 12 ही की। इसका मतलब कि आपकी 3,000 की जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2011-12 की 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और एज ऑन 31 मार्च 13 BCR है, 31 मार्च 13 को भी अभी BCR पेंडिंग है, पर इस 20 में 3 तो पिछला ही है, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 2012-13 की तो 17,000 हुई ना। तो यहाँ पे जो एड आउटस्टैंडिंग होगा वो सिर्फ करंट ईयर का होगा 17,000, यहाँ पे 1,41,000 आएगा। ऐसे आपका ये सम होगा, ठीक है। और जो आपने एडवांस में रिसीव की वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपकी 16,000 यहाँ आ जाएगी। कुछ बात समझ आई? करंट ईयर की उठाई 1,24,000, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है पिछले साल की आउटस्टैंडिंग 15, इधर एसेट्स में लिखी। इस साल की आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 20 को टोटल 20,000 है, पर 20 में से बेटा ये ऑन 31 मार्च की इस दिन, तो इसमें पिछले भी तो बैलेंस होंगे, ठीक है। अगर फॉर लिखा होता ना, ऑन की जगह फॉर होता, तो फॉर का मतलब कुछ और होता है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी ऑन लिखा है, एज ऑन या एज एट, मतलब इस दिन तक की 20,000 थी, तो इसमें पिछली भी होगी, तो पिछली 3,000 पेंडिंग है, वो भी बीच में ऐड हो गई।